Hello, my LifeRx fam. Welcome back to my YouTube channel. Today, in this video, we are going to learn the second chapter of Fishery Paper 1 Methods of Fish Cultivation. फिशरी के कंप्लीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल LifeRx by Zai पे अपलोड कर दिए, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑन टू द चैप्टर. ओके, सो व्हाट इज़ फ़िश कल्टीवेशन? फ़िश कल्टीवेशन इज़ बेसिकली हम फिशेस को उनको संभाल रहे हैं, उनके नंबर्स को बढ़ा रहे हैं. क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि फिशेस एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स है नॉन वेजिटेरियंस के लिए. हमें बहुत सारे वाइटामिन्स, फैटी एसिड्स अवेलेबल होते हैं जो कि फिशेस में रिच इन होते हैं, जो हमें ज़रूरी होते हैं. सो इसलिए हम फिशेस को कल्टीवेट करते हैं, उनके नंबर को बढ़ाते हैं, उनका प्रॉपरली उनको कल्चर करते हैं ताकि वो उनकी ताकत बढ़ सके. सो ट्रेडिशनल मेथड जो थी फ़िश कल्टीवेशन के लिए वो पॉन्ड मेथड थी. मतलब हम हमारे नॉर्मल पॉन्ड में फ़िशेस को कल्टीवेट करते थे. सो जो पॉन्ड कल्टीवेशन की मेथड थी ये 10 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन. ट्रेडिशनल मेथड थी. और जो टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स जैसे रहते थे, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड. नर्सरी पॉन्ड्स में नॉर्मली स्पॉन्स जो कि 20 to 25 mm के होते हैं उन्हें कल्चर किया जाता है. रियरिंग पॉन्ड में फ्राइज़ को जो कि 25 to 50 mm लॉन्ग होते हैं उन्हें, और फिंगरलिंग्स को स्टॉकिंग पॉन्ड्स में जो कि 50 to 125 mm इन साइज़ होते हैं. सो जो अवेलेबल ऑफ वाटर सोर्स होती है, जो एडिक्वेट होती है टू फिल द पॉन्ड एट एनी टाइम इन द ईयर, क्योंकि पॉन्ड्स नॉर्मली हमने देखे हैं अवेलेबल होते हैं, और बस हमें क्या सिलेक्ट करना है कि उसकी पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है वो प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए, हम ईज़िली उस पॉन्ड को भर सके या फिर उसमें से पानी निकाल सके. ऐसे हमें इनलेट्स एंड आउटलेट्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं. तो ऐसे समय हम सीरीज़ में पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हम खुद से पॉन्ड कल्टीवेशन क्रिएट करते हैं. और जो भी हम इनलेट या फिर आउटलेट उस पॉन्ड में प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम फाइन मेशेस से जो होता है ना नेट लगा देते हैं, ताकि जब भी पानी का आदान प्रदान होगा हमारी फिशेस उसमें से बाहर एस्केप नहीं करनी चाहिए, इसीलिए. देन दूसरी चीज़ ये जो थी ये ओल्ड मेथड थी, ट्रेडिशनल मेथड, पॉन्ड मेथड, और इससे जो होती थी वो लो यील्ड आती थी. तो हमने अदर कल्टीवेशन मेथड्स, जो नए मेथड्स आए जिसमें हम स्टॉकिंग रेट भी ज़्यादा रहे, मतलब हम ज़्यादा फिशेस को कल्टीवेट कर सकें, उसके लिए हमने अदर मेथड्स इंक्लूड की. व्हेनेवर देखो हम जब भी फिशेस को पॉन्ड में भी कल्टीवेट करिए या किसी और मेथड में भी, हमें उन्हें प्रॉपरली एग्जामाइन करते रहना होगा. हमें ये देखना होगा कि कोई इन्फेक्टेड फ़िश तो नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसे कोई डिसीज़ तो नहीं है. अगर उसे कोई डिसीज़ है तो तुरंत हम उसे बाहर निकाल देंगे, बाकी मछलियों से दूर कर देंगे ताकि वो बाकी मछलियों को इन्फेक्ट ना कर सके, और अगर हम उसे सेपरेटली फिर क्योर कर लेंगे. अब अदर मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन में 4 तरह की मेथड है: पेन कल्चर मेथड, केज कल्चर मेथड, रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम और रेसवे कल्चर. पेन कल्चर शॉर्ट नोट्स की तरह आता है 2 मार्क्स के लिए. और पेन कल्चर जो था ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता था स्कॉटलैंड में, हालांकि अब इसे एशियन कंट्रीज़ में भी अडॉप्ट किया गया है. अब पेन कल्चर क्या है? हम लेक्स में या फिर जो सीज़ होते हैं या फिर जो फ्लोइंग वाटर होते हैं उसके ऑफशोर मतलब किनारे पे हम बाम्बूज लगा देते हैं 4 तरह के पोल्स फिक्स करके, और एक नाइलॉन नेट को हम प्रॉपरली उसके तरफ मेश की तरह क्रिएट कर देते हैं ताकि हम उसके अंदर कल्टीवेट कर सकें हमारी फिशेस को. अब ये फ्लोइंग वाटर इसलिए हम ऑफशोर करते हैं, मतलब किनारे पे करते हैं. दूसरी चीज़, हम नाइलॉन नेट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो सड़ ना जाए. बाम्बूज को ऑयल कर देते हैं ताकि उस पर भी सड़न ना आए. ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी. अब क्योंकि ये जो फ्लोइंग वाटर में क्या है, हमने किसी लेक या फ्लोइंग वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर बॉडी में इसे कंस्ट्रक्ट किया है, तो हमें एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइजेशन नहीं देना होगा, हमें फ़िश के लिए कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं दिलाना होगा, मेंटेनेंस कम होगा उसका. देन जो इसके एक्सपेंसेस हो गया. ये जो होता है एक्सपेंसिव होता है पेन कल्चर, क्योंकि ये पेन क्रिएट करना मतलब एग्जैक्टली जितना हम एक पॉन्ड के लिए खर्चा करते हैं उतना सेम कॉस्ट पड़ता है, तो ये कॉस्टली हो जाता है. दूसरी चीज़, अगर कभी स्टॉर्म आया, तूफ़ान आया कभी पानी में, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और अब हम इसे नेचुरल वाटर बॉडी में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इसे नेचुरल वाटर बॉडी में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम एक तरह से उस नेचुरल वाटर बॉडी की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस बीच में कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ पे.
सो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों तरीके से बताएं। फर्दर यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्रोवाइड कराए गए हैं। आप इन पॉइंटर्स को अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग लगा के इसे याद रखिएगा कि कैसे लाइक थोड़ा मेमोराइज़ करके, थोड़ा लॉजिक लगा के ऐसे, जैसे मैंने आपको समझाया, और ये पॉइंटर्स भी आपके इस शॉर्ट नोट में इंक्लूड करना। देन नेक्स्ट मेथड इज़ ऑफ केज कल्चर। अब केज कल्चर में क्या होता है ना कि एक रेक्टेंगुलर हम ये बनाते हैं जिसमें हम एयर ब्रीदिंग स्पीशीज़ कौन सी होती है? प्रेडेटरी स्पीशीज़ होती है। हमारे इंडियन मेजर कार्प्स या फिर एक्जॉटिक कोई स्पीशीज़ जो हमने बाहर से लाई, वो सारी भी इसमें यूज़ होती है। केज कल्चर 2 मार्क्स के लिए भी आ चुका है, 10 मार्क्स के लिए भी आ चुका है। हम स्मॉल केजेस का यूज़ करते हैं। अब ये जो होता है ये भी फ्लोटिंग वाटर बॉडीज़ में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये बाम्बू या फिर वुडी मटेरियल से बना होता है जिसके चारों तरफ नाइलॉन नेट्स हैं। अब ये क्या होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर के लिए केज कल्चर बेस्ट होता है, पेन कल्चर नहीं कर सकते हम वहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर वाटर बॉडी फास्ट फ्लोइंग नहीं है तो उसमें क्या होगा ना, ऑक्सीजन लैक करेगा, उसमें कंपटीशन ऑफ फूड बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें फास्ट फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ केज कल्चर के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं। और ड्यू टू कंटिन्यूस जो फ्लो ऑफ वाटर आता रहता है उसकी वजह से क्या होगा, हम जो केज कल्चर के अंदर फिशेस कल्टीवेट कर रहे हैं, अब वो किसी भी तरह की गंदगी करती है, वेस्ट मटेरियल जो भी प्रोड्यूस होता है वो उस केज के अंदर से ईजिली वॉश्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पानी का फ्लो जो होगा वो स्पीड से होगा। दूसरी चीज़, अब केज कल्चर में हम अपने फेवरेट हाइब्रिड्स को भी बना सकते हैं। हम प्रेफर्ड सिलेक्टेड हमारा पेयर्स ऑफ मेल और फीमेल फिशेस लेके कोई हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि हमने चारों तरफ से नाइलॉन नेट से उस केज को ये कर लिया है, तो हम हमारी जो स्टॉक फिशेस है, जो फिशेस को हम कल्टीवेट करें, उन्हें हम प्रेडेटर्स से भी बचा सकते हैं। इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, तो आप ये भी अच्छे से पढ़ लेना। और जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंटर्स की तरह ही नहीं याद रखना, एंड अपने आंसर में आप इंक्लूड करना। देन रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। ये जो वाटर सिस्टम है ना, ये थोड़ा अलग तरह का है। इसे आई मोटोकावा ने जापान में 1951 में डिस्कवर किया था, मतलब इसे बेसिकली उनका ये आइडिया था। और इसमें क्या होता है, रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम में सेम वाटर को हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं, उसे हम रिसर्कुलेट करते हैं। ये जो होता है मिनिमम वाटर और स्मॉल एरियाज़ में फिशेस को कल्टीवेट करने के लिए आई हुई एक आइडिया है। इसमें क्या है, सेम वाटर को हम लॉन्ग टाइम तक सर्कुलेट एंड रीसर्कुलेट करके बार बार यूज़ करते रहेंगे। देन सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मेथड? आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे क्या है, एक इनलेट है, एक फ़िश टैंक है। इस फ़िश टैंक में हम अपनी फिशेस को कल्चर करेंगे। यहाँ पे इनलेट है जिसमें से पानी अंदर आएगा। यहाँ पे एरेशन है जहाँ से हम ऑक्सीजनेटेड वाटर क्रिएट करेंगे, मतलब यहाँ से हम O2 सप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे फ़िल्टर टैंक 1 लगी हुई है। हमारा यहाँ से पानी यहाँ जाएगा फ़िल्टर टैंक 1 में, ताकि इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो यहाँ से फ़िल्टर हो सके। देन वो फ़िल्टर टैंक 2 में पास ऑन होगा, एंड देन फिर से हमारे फ़िश टैंक में आ जाएगा रीयूज़ करने के लिए। देन इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने देखी, 2 फिश टैंक लगेगा, 2 फिल्ट्रेशन टैंक लगेंगे, कनेक्टिंग पाइप्स लगेंगे, वाटर सप्लाई और एरेशन फैसिलिटी लगेगी। अब हमने वो एरेशन फैसिलिटी क्यों रखी है, ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। क्यों मेंटेन रखना है हमें ऑक्सीजन लेवल बाहर से, क्योंकि हम सेम वाटर को रिसर्कुलेट कर रहे हैं, तो जब भी हम उसे प्यूरीफाई करें उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, उसमें से कुछ ना कुछ मिनरल्स कम होंगे, तो इसलिए हमें ऑक्सीजनेटेड वाटर लेवल को मेंटेन करना है। और किसी भी वेस्ट के लिए जो भी बॉटम ऑफ द फिश टैंक जमा होगा, उसके लिए हम फिल्ट्रेशन टैंक्स को हमने जो पाइप से कनेक्टेड किया है और फिर से उसे फिश टैंक से कनेक्ट किया है वो यूज़ करता है। और हम इस वाटर को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करेंगे जब तक कि उसकी टोटल यूटिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। देन जो भी इस मेथड से फिश ईल ऑब्टेन होगी वो हमेशा हायर होगी अभी तक के जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं उनसे। अब इनमें मेरिट्स क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम के, हमने देखा हम छोटी सी जगह पे कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी लगेगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, सेम वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का यहाँ पे ह्यूमन लेबर इंक्लूड नहीं हुआ है, हम फिशेस को फिश प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन हमारा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी मेंटेन्ड है क्योंकि हम उसे बाहर से रेगुलेट कर रहे हैं। अब डीमेरिट्स क्या क्या है, एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड के सप्लाई में, बाकी किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल फूड सप्लाई करना पड़ रहा है ना, हम यहाँ पे कोई
नेचुरल वाटर बॉडी का यूज़ नहीं किया है, हम खुद क्रिएट करेंगे ये चीज़। दूसरी चीज़ कंटिन्यूस एरेशन रिक्वायर्ड होगा सेम वाटर सर्कुलेट करना है तो। और ये मेथड जो है हम रूरल एरियाज़, अनएजुकेटेड, इलिटरेट लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। दूसरा उसमें फिल्ट्रेशन फैसिलिटी भी रिक्वायर्ड होगी, ये भी एक तरह का डीमेरिट ही है एक्चुअली अगर प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है तो। देन नेक्स्ट इज़ रेसवे कल्चर। रेसवे कल्चर में लॉन्ग नैरो लीनियरली अरेंज्ड पॉन्ड्स होंगे, इसमें रेक्टेंगुलर और सर्कुलर मेथड्स होती है। रेसवे कल्चर के दो टाइप्स हैं, अर्थ-फिल्ड रेसवे और कॉन्क्रीट रेसवे, इन टाइप्स ऑफ मटेरियल। और अगर हम अरेंजमेंट देखें, अब हमने देखा लॉन्ग नैरो लीनियरली अरेंज पॉन्ड होते हैं, तो नॉर्मली इस बुक में तो सीरीज़ रेसवे के बारे में बात की है, लेकिन अरेंजमेंट के टर्म्स में पैरेलल रेसवेज भी होते हैं। लेकिन आपने अगर 2 टाइप्स में अर्थ-फिल्ड रेसवे एंड कॉन्क्रीट रेसवे लिख दिया तो भी आपका काम चल जाएगा। अर्थ-फिल्ड रेसवे में क्या होगा, जो भी आपका बॉटम सरफेस होगा वो प्योरली अर्दन होगा, मतलब वो मिट्टी से बना हुआ होगा, कंस्ट्रक्टेड इन अर्थ होगा। इसमें हमें सप्लीमेंट्री फूड रिक्वायर्ड नहीं होगा, हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होगी जैसे नेचुरल वाटर बॉडी के पास रहती है, पर हमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा ताकि जो भी वेजिटेशन, मतलब जितने भी प्लांट्स ग्रो करेंगे बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़, शोर्स के साइड में जो भी होगा उसे हमें कंट्रोल करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं ना। और ईयर टू ईयर रिपेयरिंग की भी ज़रूरत रहेगी। और बॉटम जो होगा वो इट वुड रिमेन अनक्लीन, क्योंकि गढ़ूरपन आएगी उस पानी में, बिकॉज वो अर्दन है, इसलिए टॉक्सिक गैसेस भी लाइब्रेट हो सकते हैं। और इसके पास सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होने के बावजूद ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि सेल्फ प्यूरिफिकेशन एक अलग लेवल है, लेकिन जो बॉटम में मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स क्रिएट होगा वो तो गंदगी रहेगी, या फिर पानी का गढ़ूरपना रहना वो अलग चीज़ है। देन अब इसके एडवांटेजेस क्या हो गया अर्थ-फिल्ड रेसवेज के, उसके पास सेल्फ प्यूरिफिकेशन है, नेचुरल फूड अवेलेबल है उसके पास, एरेशन की ज़रूरत नहीं है हमें, एकदम क्लीनिंग भी जो रेगुलर क्लीनिंग है वो नहीं ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि वो एज अ फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होगा कुछ वेस्ट मटेरियल, अदर वेस्ट मटेरियल। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होगा, मैक्सिमम मेंटेनेंस किसके लिए होगा, ताकि प्रिवेंट करने के लिए ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो भी वेजिटेशन की ग्रोथ होगी उसके लिए हमें मैक्सिमम मेंटेनेंस रखना होगा। ईयर टू ईयर रिपेयरिंग ऑफ द पॉन्ड रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि पॉन्ड मतलब ख़राब होता रहेगा ना, अर्दन है ना ऑलरेडी वो। जो भी बैंक एरियाज़ पे, मतलब उसके जो किनारे हैं वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हार्म कर पहुँचा सकते हैं स्टॉक फिशेस को। बॉटम जो है अनक्लीन रहेगा, टॉक्सिक गैसेस लाइब्रेट होगी जो कि फिश की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। ना कॉन्क्रीट रेसवे, इसमें क्या होगा, सीमेंटेड होगा, कॉन्क्रीट टैंक्स बने हैं, 6 to 10 पॉन्ड्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन सीरीज़, लेकिन इसमें अब कॉन्क्रीट है, एरेशन रिक्वायर्ड होगा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटीज़ नहीं होगी। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, ईयर टू ईयर रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे के वैसे ही रहेगा, हमने उसे क्रिएट किया है ना, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है कॉन्क्रीट का। देन मैक्सिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा, प्लांट्स खुद से खुद ब खुद नहीं ग्रो करने लगेंगे तो फिशेस को कोई हार्म नहीं होगा। और ऐसे इसमें क्या होता है ना, ऐसे पॉन्ड्स में हम डिसीज़ेस को भी इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं और जल्दी डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, अब नेचुरल वाटर बॉडी तो है नहीं, नेचुरल फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें आर्टिफिशियल फूड सप्लाई करना पड़ेगा। देन दूसरी चीज़, फ्रिक्वेंट क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्फ रेगुलेटरी कैपेसिटीज़ नहीं है वेस्ट मटेरियल के लिए। एरेशन रिक्वायर्ड होगा ताकि ऑक्सीजन कंटेंट मेंटेन रह सके। देन उसके पास सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन अर्थ-फिल्ड रेसवे एंड कॉन्क्रीट रेसवे दिया, ये 2 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो आप इसे प्रॉपरली पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स ही मेमोराइज़ कर लेना। एंड देन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड डाल दिया इसके साथ, फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो। और रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम के आप ये डायग्राम रेफ़र कर सकते हो कि अपर रिजर्वायर में हमने अगर यहाँ पे पानी जमा कर रहे हैं, यहाँ से ये पानी इन टैंक्स में जा रहा है, ये सारे जो टैंक्स है ये हमारे फ़िश को संभालने वाले हैं। यहाँ से पानी बाहर जाके फर्स्ट क्लीनिंग बेसिन में जाएगा, फिर मड फिल्टर में जाता है, फिर सेकेंड क्लीनिंग बेसिन में जाता है, फिर लोअर रिजर्वायर के साथ जाता है, फिर अपर रिजर्वायर के पास यहाँ पे लिटर वगैरह निकल जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली थोरोली एक बार समझा दिया है। अब आप पूरे इसके नोट्स पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप आंसर्स इजीली लिख सकते हो। इन नोट्स से रेफ़र कर लेना, मैंने ऑलरेडी PYQ मार्किंग्स को हाईलाइट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।